बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। जबकि 5th चैप्टर है वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो उसके 5 हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। दिस इज माई लेक्चर नंबर 5। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एनवायरनमेंट क्या होता है? यहाँ भी क्वेश्चंस हैं जो कंटेंट में पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी हेल्थ। तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंटेंट में पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम उन तीनों को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हर चीज वो हमारा इन्वायरमेंट होगी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, बायोटिक फैक्टर्स भी, हमारे फिजिकल चीज़ें भी, केमिकल भी, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि हमारी अपनी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो है कि हमारी फॉर्म को और हमारे सर्वाइवल को डिटरमिन कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करेंगे, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा। द कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर such as climate and living things that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हमारे पास अब कितनी होती हैं? हमारे पास बायोटिक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास किसी भी तरह के प्लांट्स आ सकते हैं, हमारे पास एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सारे के सारे हमारे बायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं। देन बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारा क्या आता है कि हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हमारी क्लाइमेट हो गई, सॉइल हो गई, एयर वगैरह हो गई। देन मैन मेड इन्वायरमेंट में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जो कि इंसान ने खुद क्रिएट की हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स आ जाती हैं, इंडस्ट्री आ जाती है। उसके अलावा जो है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से उसने पोल्यूशन वगैरह बनाई है, तो वो सब कुछ इसमें आएगा, मैन मेड इन्वायरमेंट में आएगा, कि जो इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से जो है जनरेट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको एक दफ़ा। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जितनी भी हमारे, मैंने बताया आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा एनिमल जिसमें आ जाते हैं और उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, देन हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है? ठीक है, उसमें टेम्परेचर आ जाता है, लाइट आ जाती है, वाटर आ जाता है। ठीक है, कि हमारे जो भी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारी की सारी आ जाती हैं उसके अंदर। देन मैन मेड इन्वायरमेंट के अंदर बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, और जिस तरह से इंसान ने किसी भी इन्वायरमेंट पे अफेक्ट किया तो वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इन्वायरमेंट कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या होता है? एटमॉस्फेयर इंक्लूड द थिक गैसियस मेंटल सराउंडिंग द अर्थ, कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी गैसियस पोर्शन है अर्थ का, जहाँ पर गैसेस जो है रिजाइड करती हैं, वो क्या है? हमारे पास एटमॉस्फेयर है। इट स्प्रेड्स अप टू 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। अपार्ट फ्रॉम द गैसेस देयर आर वाटर वेपर्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड स्टेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा। ठीक है, कि अगर हम अपनी सरफेस देखें, अर्थ की सरफेस जिस पे हम मूव करते हैं, हम लोग रिजाइड करते हैं, उससे ऊपर 300 किलोमीटर तक हमारी एटमॉस्फेयर फैली हुई है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या है? हमारी सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि वाटर वेपर्स हैं जो कि रेन का बायस बनते हैं। देन इंडस्ट्रियल गैसेज हैं, डस्ट है एंड स्मोक पार्टिकल्स हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ, इट इन्वॉल्व द पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जहाँ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हमारे पास बायोस्फीयर आएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट है हमारे पास लिथोस्फीयर। द वर्ड लिथोस्फीयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीन्स रॉकी स्फीयर, कि जहाँ पर कोई रॉक्स वगैरह हैं। द सॉलिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रॉकी प्लैनेट। ठीक है, कि ज़मीन का जो हार्ड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। द अर्थ इज अ स्फीरॉइड,
हमें पता है ना कि अर्थ जो है वो एक ओवल शेप में है, राउंडेड नहीं है, स्फीरॉइड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स। द लेयर्स आर द कोर विच इज अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर्स इन डायमीटर, 3500 किलोमीटर्स इन रेडियस। ठीक है, कि 7000 किलोमीटर्स उसका डायमीटर है और 3500 किलोमीटर उसका रेडियस होता है। ठीक है, अब जो एक कोर क्या है, अर्थ का सेंटर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटल विच इज सराउंडेड द कोर। अब कोर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट था, उससे ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास मेंटल आ जाता है। ठीक है, एंड हैज अ थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर्स। ठीक हो गया। द क्रस्ट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द मेंटल। अब ये जो मेंटल है उससे ऊपर, मेंटल से ऊपर आ रहा है हमारे पास क्रस्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों सर्फेसिस किस तरह से होंगी, सेंटर में कोर है, उसके ऊपर मेंटल है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, हमारे पास क्रस्ट आ जाता है। अभी ये देखिए आप लोग, सबसे सेंटर में हमारे पास कोर था तो इनर कोर और आउटर कोर डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, देन मेंटल आ गया और उसके सबसे सुपरफिशियल जो हमारे पास क्या है, क्रस्ट आ गया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मींस वाटर। द हाइड्रोस्फीयर इज अ कंबाइंड मैस ऑफ वाटर फाउंड ऑन, अंडर एंड अबव द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, कि हम जो अर्थ है उसकी सर्फेस के ऊपर, उसकी सर्फेस के नीचे, ठीक है, या फिर अबव द सर्फेस अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारे पास वो हाइड्रोस्फीयर आता है। ऑल्दो अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर हैज बीन अराउंड फॉर अबाउट 4 बिलियन ईयर्स, इट कंटिन्यूज टू चेंज इन शेप। के जो जमीन का जो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है वो कुछ 4 बिलियन साल पुराना है। ठीक है, और जिंदगी सबसे पहले अगर हम एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ें तो वहीं से हाइड्रोस्फीयर से लाइफ शुरू हुई थी। तो लेकिन अभी भी क्या होता है कि अपनी शेप चेंज करता रहता है, क्योंकि पानी है, लिक्विड फॉर्म है, तो वो किसी भी तरफ अपना जो है वो पाथवे बना सकता है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए हमारे, अगर हम अर्थ का पूरा वाटर देखें तो ये पूरा वाटर बनाया उन्होंने, जिनमें से हमारे पास 97.5% जो है साल्टी वाटर है जो कि ओशंस में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये थोड़ा सा जो हमारे पास पानी बचता है इतनी सी प्रपोर्शन में। ठीक है, उसको अगर हम देखें ब्रॉड करके तो उसके अंदर से हमारे पास 68.9% जो बाकी है ये वाला, या ऑलमोस्ट 2.5% बचता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का भी 2.5 में से 68.9% ग्लेशियर्स की फॉर्म में लॉक्ड है, और जो बाकी हमारे पास बचता है 30.8% वो ग्राउंड वाटर है, और उसके बाद हमारे पास 0.3% बचता है जो कि लेक्स और रिवर्स के अंदर है। तो देखिए कितनी थोड़ी सी प्रपोर्शन है जो कि हमारे पास है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 2.5 का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फिजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स सब क्या होते हैं, उसमें एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट हमारी जो आबो हवा है, जियोग्राफी, हीट, लाइट, नॉइस, डैब्रिस, रेडिएशंस। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से किसी भी लफ्ज की मुझे डिटेल बतानी चाहिए, बहुत आसान से लफ्ज हैं और हम इन सब से फेमिलियर हैं। देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है जिसमें वायरसेस हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स आते हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। देन हमारे पास साइको सोशल एनवायरनमेंट आता है जिसमें हमारे पास कल्चरल वैल्यूज आ जाती हैं, कस्टम्स हैं, हमारे रिवायात हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे मॉरल्स हैं, रिलीजियन है हमारे पास। देन एजुकेशन आ जाती है हमारी साइको सोशल के अंदर, फिर लाइफस्टाइल आ जाता है, कम्युनिटी लाइफ है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इवन सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरह से मूव कर रहे हैं और वो पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे ब्रेन पे किस तरह से इफेक्ट कर रही है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, साइको सोशल एनवायरनमेंट होगा, और उसके कंपोनेंट्स हमारी वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, हमारी एजुकेशन वगैरह होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कम्युनिटी की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच वी लिव इज कॉन्स्टेंटली डिटेरियोरेटिंग बिकॉज कॉन्स्टेंट चेंजेस विच आर taking place in the various ecosystems of our biosphere. Some changes are cyclic and are transient because of seasonal variations and changes, for example floods and droughts. ठीक है, कि कुछ चेंजेस जो है साइक्लिक आ रहे हैं, जा रहे हैं, परसिस्ट नहीं कर रहे, वो कंसिस्टेंटली नहीं पड़े हुए वहाँ पे। अब ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं, क्योंकि इंसान जो है ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को अनहोलसम बना रहा है, हमारे रहने के काबिल नहीं रह रहा है एनवायरनमेंट। ठीक है, द एयर इन विच वी ब्रीथ एवरी मोमेंट इज नॉट क्लीन एंड फ्रेश, द लैंड ऑन विच वी लिव इज डस्टी एंड कंटामिनेटेड। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एक ही करके हम उन सारी की सारी एक्टिविटीज को, उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज, आप लोगों को देख के पिक्चर कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जिस तरह से एक्सप्लोजन नहीं होती कोई चीज फट पड़ती है, उस तरह से पॉपुलेशन आ रही है हमारी। ठीक है, द रैपिड इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कि जिस जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उस तरह से
वो पॉपुलेशन जो है वेस्ट जो कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब उस वक्त लोग क्या करते हैं, अब देखिए ना जितनी जरूरत है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बर्तनों की, अगर हम बात करें तो पहले क्या थे हमारे पास जो थे स्टील के बर्तन वगैरह हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, प्लास्टिक के बर्तन आए, देन अब क्या आ गया, डिस्पोजेबल चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो जितने लोग अब खाना खाएंगे, जितनी ज्यादा आबादी होगी, उतने ज्यादा क्या होगा, वेस्ट होगा। फिर उसके अंदर हमारे पास बायोडिग्रेडेबल चीजें आती हैं, जिनको जो है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो फूड चेन है, ठीक है, वो डिकम्पोज करके उसको तोड़ के खत्म कर देती है। और कुछ चीजें होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिस तरह के हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। हमारे शॉपिंग बैग्स को ऑलमोस्ट 350 ईयर्स चाहिए होते हैं डिग्रेड होने के लिए, 350 साल एक शॉपर को डिग्रेड होने के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकली। तो सोचिए जरा कि अभी इस वक्त हमारी पूरी अर्थ के ऊपर कितना ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो चुका हो। आप लोगों ने सुना था कि पिछले दिनों जो था वो शॉपर्स वगैरह पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, किसने मानी? किसी ने भी नहीं, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि हमारी जो अर्थ है वो साफ सुथरी रहे। तो अब ये सारा का सारा वेस्ट हमारे पास बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में भी है, तो सारे को डिस्पोज करना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। जमीन से बाहर जाकर तो कहीं डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ऑल दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल एंड हेंस अ थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ इन अ कम्युनिटी। अब वो सारा का सारा जो कचरा है वो हमारे इर्द गिर्द ही हमारी कम्युनिटी में पड़ा रहता है और वो हमारे लिए ही डिजीजेस का बायस बनता है। अब हम सेकंड चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी मजे का है। इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आता है आपको? इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ कर हम ही रहे हैं, तबाही हम खुद लेकर आ रहे हैं अपने लिए। ऑल द इंडस्ट्रीज जनरेट लॉट्स ऑफ गैसेज, इफ्लुएंट्स, सॉलिड मैटर, थर्मल वेस्ट। These wastes are often released directly into the air, rivers, streams, drains, or on the land, which are deteriorating our environment and causing harmful effects on human health as well as on other components of biological environment. Industries हमारी अपनी हैं, उनके अंदर चीजें, प्रोडक्ट्स जो तैयार हो रही हैं वो हमारे लिए तैयार हो रही हैं और काम करने वाले भी हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस पूरी इंडस्ट्री का हमने वेस्ट उठा के किसी दरिया में डाल दिया। स्मोक था, उसको बगैर फिल्टर किया हवा में डाल दिया। थर्मल वेस्ट था, उसको हमने वैसे फेंक दिया। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे इर्द गिर्द हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। दूसरा क्या है, जो हमारे पास रिवर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ थी वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। उन्हीं फिशेस को अगर हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही जो है कंटेमिनेटेड जो है, उन्हीं को अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर और डिजीजेज आएंगी। थर्ड हमारे पास क्या है, अर्बनाइजेशन, शहर जाना है, शहर जाके घर बनाना है। तो ये क्यों होता है? अगर हम सोचें तो बात कहीं तक किसी हद तक उन लोगों की भी ठीक है कि उनको गांव में फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं किसी भी तरह की, एजुकेशन की, हाउसिंग की, जॉब्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, किसी भी तरह की, ठीक है। तो वो लोग शहर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन शहर में जाके आप जानते हैं अगर आपने किसी भी सिटी की स्लम्स विजिट की हो कभी, कि वहाँ पर क्या कंडीशन होती है। वहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना वाटर होता है, ना सैनिटेशन होती है, ना कोई हाइजीन होती है। उनको वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इंडीड वहाँ जाके उनके गाँव से भी बुरे हाल हो जाते हैं, ठीक है। जब इस तरह के अनहाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे तो डिजीज अपने आप स्प्रेड करेंगी, ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ने की मेरा नहीं ख्याल मुझे जरूरत है, हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बड़ा मसला है, ऑटोमोबाइल्स। The exhaust release from automobiles is creating a great havoc in the environment. That exhaust is composed of carbon monoxide, hydrocarbons, lead, nitrogen oxide, which are very harmful. हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, उसी में हम ये गैसेज जो है उनको रिलीज कर रहे हैं। रोड व्हीकल्स ऑल्सो कॉज नॉइस पोल्यूशन दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, कभी भी दो गाड़ियां आगे पीछे आ जाए तो कोई भी एक वेट नहीं करेगा कि अगर आगे वाली गुजर जाए मैं फिर पीछे से लेकर जाऊं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो पीछे से हॉर्न पे हॉर्न पा 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 करता रहेगा जब तक कि अगले वाली गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाएगी या वो साइड पर होकर उसको रास्ता नहीं दे देगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, हमारे पास एक नॉइस पोल्यूशन बना रहा है, उसके अलावा एयर पोल्यूशन जो है वो भी जनरेट कर रहा है। हम अपने लिए तबाही खुद लेकर आ रहे हैं। देन आगे क्या आ रहा है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हम स्प्रे करते हैं। The insecticides and chemical fertilizer have lasting effect on agricultural products and are passed on to various animals through the food chain and food web and cause harmful effects on living organisms, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब देखिए हमने किसी भी फसल पे स्प्रे किया, अगर सब्जी थी वो, ठीक है, आलू की सब्जी थी, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने उसमें स्प्रे किया। स्प्रे करने से क्या हुआ कि वो स्प्रे के जो इफेक्ट्स थे इंसेक्टिसाइड के वो उसके अंदर तक चले गए, क्योंकि उसने उसी के अंदर बड़े होना है, ठीक है। या अगर हमने कोई फर्टिलाइजर दिया तो वो उसके अंदर उसका इफेक्ट चला गया। अब वही सब्जी अगर हम खा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे इफेक्ट हमारे अंदर भी आएंगे। स्प्रे का असर खत्म तो नहीं होगा, ठीक है।
और अगर इसी तरह की किसी सब्जी को कोई एनिमल खा रहा है और उसके थ्रू अगर हमने उस एनिमल का गोश्त खा लिया है तो क्या होगा कि वो इफेक्ट कहीं ना कहीं से हमारी चेन के अंदर तो आ गया, जो कि हमारे पूरे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को, ठीक है, इसके अलावा हमारी पूरे के पूरे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ उस सबको इफेक्ट करेगा, हमारे इवन ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा, ठीक है। तो ये हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो आ गई है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारी चाहे जगह थोड़ी है, ज़मीन कम है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा आनी चाहिए, तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सबका सब क्या कर रहा है, हमारे अपने लिए नुकसान लेकर आ रहा है और डिजीज़ क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर। देन हमारी सबसे बड़ी गलती, हम दरख्त काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ पर हमें रोड्स बनाने हैं। जंगल की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, दरख्त ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे हमें ये एहसास भूल गया हुआ है, वो तो ज़िंदगी दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए ज़िंदगी, हमें मरना है, तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा तल्ख हो गई हूँ मैं, क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा ना टची हूँ मैं एनवायरनमेंट के मामले में, ठीक है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी ज़मीन कटाव का शिकार हो जाएगी, फट जाएगी ज़मीन, वो काश्त के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, क्योंकि जो हमारे पास दरख्त हैं वो वेपोराइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं ना दरख्त। अगर हम उनको एक जग पानी डालते हैं ना एक पौधे को एक दिन में, ठीक है, तो उसका 99% वो जो है हमारे पास पौधा, वो उसको ट्रांसपायर कर रहा है वेपर्स की फॉर्म में, जस्ट 1% वो खुद यूज़ करता है, बाकी जो 99% वो ट्रांसपायर करता है वो क्या होता है, हमारे वेपर्स बनते हैं और बारिश के असबाब बनते हैं। अगर हम दरख्त काट देंगे तो वेपराइजेशन नहीं होगी, बारिशें नहीं होगी, हमारा क्लाइमेट टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो सारा का सारा किस पे इफेक्ट करेगा, कम्युनिटी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, और फिर हम कहेंगे कि बारिशें नहीं होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर नंबर 7 पे हम आ गए हैं। आप लोगों को इस सिंबल से बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या चीज़ है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। The radioactive substances are used in the laboratories, hospitals and power plants where nuclear bombs are manufactured. Radioactive waste requires specialized methods of disposal. अब इसको डिस्पोज करने के स्पेशलाइज मेथड है कि अगर आप इसको डिस्पोज करना है तो आप बहुत बड़ा गड्ढा खोदें और उसके अंदर इसको दबा के ऊपर से बंद कर दें, या ऐसे गारों में जाकर डाल दें जहाँ पर इंसानी आबादी ही नहीं है, जहाँ पे कई साल चांस नहीं कि कोई जाएगा, इतनी दूर जाके इसको डिस्पोज करें। हमारे क्या करते हैं, कहीं भी डाल दिया, किसी दरिया में डाल दिया, हवा में फेंक दिया, खुले में फेंक दिया, ठीक है। तो अगर इस तरह के मेथड यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर को, एयर को, हमारी सॉइल को पोल्यूट करेंगे और हमारे लिए डिजीज का बायस बनेंगे। देन फैक्टर नंबर 8 जिस पे हमारा कोई बस नहीं चलता, नेचुरल कैलामिटीज। A natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes on earth. Examples are floods, hurricanes, volcanic eruptions जो कि लावा फूट जाता है, earthquakes, ज़लज़ले, सुनामीज, ठीक है। अब सुनामी आ जाए तो हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट करती हैं। स्टॉर्म्स, तूफान आ जाए, आंधी तूफान जो आते हैं बहुत ज़्यादा अगर आ जाए, एंड अदर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सारे किस पे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। देखें ना, अगर सैलाब आ गया किसी इलाके में तो वहाँ पे कोई हेल्थ मेंटेन रहेगी, अगर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें वहाँ पे कुछ भी मेंटेन नहीं रहेगा। वहाँ पे सबसे बढ़कर क्या होगा, ज़िंदगी होगी। अगर कोई जिंदा है तो बस ठीक है, बाकी सब कुछ तो लाइफ के साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे भी नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर आते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं और देन हमारी कम्युनिटी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 5 का पार्ट ए बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हमने बहुत सारी बातें भी कर ली बीच में। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता हो और आप लोग चाहते हो कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बार बार आते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर के बारे में आपको पता चल जाए। हम इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी के साथ, और कहीं भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम कुछ मुश्किल कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, जिसको दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और याद रखिएगा कि नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।